हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू को स्टार्ट कर दिया था एंड जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ, इंडिया में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर हम बेसिकली जुडिशरी हमारी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का। इसमें अगेन आपको फिर से जो है मैं समझाऊंगी कि बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस तरीके से डिफरेंट है प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ से। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे बताया गया है, दो द फेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नाउवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो फ्रेज है ये कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द प्रोविजन ऑफ सेवरल आर्टिकल्स एक्सप्लिसिटली कन्फर्म करते हैं द पावर जुडिशियल रिव्यू को ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके प्रोविजंस को अगर हम पढ़ेंगे तो ये दर्शाएगा कि उसके थ्रू जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ पावर मिली है रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं। पहले बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 13 की, जो कि डिक्लेयर करती है दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन है ऑफ द फंडामेंटल राइट शेल बी नल एंड वॉइड। तो ये हमने फंडामेंटल राइट में भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई भी अथॉरिटी इस तरह का लॉ लेके आती है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। तो डायरेक्टली अगेन ये फ्रेज नहीं लिखा हुआ, बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल की जो प्रोविज़न है उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि उसको नल एंड वॉइड कर सकें। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है जुडिशियल रिव्यू अंडर द आर्टिकल 13। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल 32 की बात करते हैं, गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस और द ऑर्डर और द रिट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, यानी आर्टिकल 32 बात करता है कि कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन इशू कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, फिर रिट भी इशू कर सकती है, सो दैट उस पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं बचा रहे। ठीक है, आर्टिकल 131 की बात करते हैं, प्रोवाइड द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट एंड द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो ऑलरेडी ये सारी हमने डिस्कस कर ली थी सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में, बस उसी चीज़ों को आर्टिकल के थ्रू समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल पावर की जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके अगेन इन डिस्प्यूट को सुलझाने में जो है हेल्प करती है। देन आर्टिकल नंबर 132 की बात करें, प्रोवाइड फॉर द अपीलीट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में, यानी कि अपीलीट जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केसेस कहाँ पे बेसिकली सुनते हैं आर्टिकल 132 के अंदर। और अगर हम बात करें सिविल केसेस तो आपके आर्टिकल 133 के अंदर आते हैं, क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 134 के अंदर आते हैं। ठीक है, देन है आपका आर्टिकल नंबर 134A, जो कि डील करता है विद द सर्टिफिकेट फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट बेसिकली किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट देता है कि वो पर्टिकुलर जो केस है उसमें मान लो कुछ भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट के थ्रू वो जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। फिर अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत उस पर्टिकुलर केस को जो है सुन सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 134A यानी 134 जो आपका आर्टिकल है वहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है यहाँ पे देख सकते हो किया गया है अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। देन इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 135 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, यानी फेडरल कोर्ट जो समय था हमारा 1935 के टाइम पे। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे। बस आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से ये जो पावर है वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू जो बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज सच जुडिशियल रिव्यू का फ्रेज वहाँ पे यूज़ ना करके आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे।
देन आर्टिकल 136 बात करते हैं, ऑथराइज सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड द कोर्ट मार्शल, ठीक है। देन आर्टिकल 143 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो बेसिकली ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट अगर पे बेस्ड है या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर्स पे बेस्ड है तो वो ले सकते हैं। अगेन इस आर्टिकल की तो हमने वहाँ पे बात भी करी थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 227 it vests in the high court the power of the superintendence over all the courts and tribunal within their respective territorial jurisdiction except military court or the tribunals। तो जैसा कि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुपरवाइजरी पावर होती है जो हाई कोर्ट और कह सकते हैं लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देने में, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी अपनी सुपरवाइजरी पावर होती है जिसके थ्रू वो सुपरवाइज करती है, ठीक है। अब उसके टेरिटरी के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मद्रास का हाई कोर्ट है तो मद्रास की टेरिटरी के अंदर जो भी लोअर कोर्ट्स आते हैं या फिर जो भी ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं वो अपनी इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के अंदर जो भी उसको सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, डायरेक्शंस देनी है तो वो कर सकती है। बट मेन चीज़ क्या याद रखनी है, अपनी टेरिटरी के अंदर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तो वो अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं, जो भी लोअर कोर्ट्स आते हैं उनको डायरेक्शंस दे सकती है। ऐसा नहीं कि मद्रास हाई कोर्ट बैठे बैठे जो है दिल्ली की हाई कोर्ट को या फिर दिल्ली में जो ट्रिब्यूनल चल रहा है उनको डायरेक्शन दे, तो इस तरीके से नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो भी रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 245 डील करता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है पर्टिकुलर लॉ का, नहीं पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो ऑल ओवर जो हमारी जो टेरिटरी है इंडिया की उसमें एप्लीकेबल है। बट स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बना रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ही वो जो है लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वो जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है लॉज का वो कहीं ना कहीं चेक अगर करना होगा तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है। देन आर्टिकल 246 डील करता है विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट अगर मान लो कोई लॉ बना रही है तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर से रिलेटेड पर लॉ बनाए, स्टेट लिस्ट में जो मैटर उन पे, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाए। तो उन सब चीज़ों को उनसे रिलेटेड अगर मान लो कोई भी केस आता है तो अंडर दिस आर्टिकल वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उस केस को देख सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 251 एंड 254। इट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स करेगा ओवर द स्टेट लॉ एंड स्टेट लॉ शैल बी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 372 डील करता है विद द कॉन्टिन्यूंस इन फोर्स फॉर द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉज बनाए गए थे किस तरीके से वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आता है तो आर्टिकल 372 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं हमने आर्टिकल्स देख लिए जो कि एक्सप्लिसिटली कवर कर रहा है किसको, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट की भी एज वेल एज हाई कोर्ट की भी। देन हम देखते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड पे जो चैलेंज किया जा सकता है। पहला है अगर वो पर्टिकुलर लॉ जो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर कोई भी ऑर्डर जो लाया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट जो कि मेंशन है अंडर दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर इनसे इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है, इन्हें वॉयलेट करने की कोशिश करता है या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं उन फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो उस केस में जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सेकंड, इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट, यानी कि जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उसे फ्रेम किया है वो उसकी कह सकते हैं उसकी कॉम्पिटेंस में आता ही नहीं है। मतलब जिसका ये काम था लॉ बनाना उसने ना बनाकर किसी और अथॉरिटी ने बनाया है। तो अगर ऐसा केस अभी होता है तो उस पर्टिकुलर में भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ रिपंजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को भी ध्यान में रख के आपको जो है काम करना है। अगर आप कोई भी ऐसा लॉ लेके आ रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो उस पर्टिकुलर केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ नैरो है देन दैट एग्जिस्ट इन द यूएसए, यानी यूएसए का जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया का उससे कम देखने को मिलेगा। दो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एनी ऑफ इट्स प्रोविजन, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा कि एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं कर रहा है जुडिशियल रिव्यू को। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ विच इज़ कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव्स वाइड स्कोप टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द राइट्स एंड ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो भले ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, बट क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू जो है कह सकते हैं वहाँ की जुडिशरी को एक कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक वाइड स्कोप मिला है, जिसके थ्रू वो फंडामेंट जो बेसिकली जो राइट्स है सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इट कैन डिक्लेयर लॉज वॉयलेटिव ऑफ दिस राइट्स void not only on substantive ground of being unlawful but also on a procedural ground of being unreasonable, ठीक है। यानी कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉ को जो है बेसिकली चेक करने का, कि पहला तो वो सब्सटैंटिव ग्राउंड पे चेक करती है, ठीक है, दूसरा प्रोसीजरल ग्राउंड पे। अभी क्या होते हैं वो मैं भी आपको समझाती हूँ, बट अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ पे बोला गया है कि वाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ हाउएवर एग्जामिन्स ओनली द सब्सटेंसिव क्वेश्चन, यानी हमारे यहाँ जो जुडिशरी है सिर्फ सब्सटेंटिव क्वेश्चन को ही चेक करती है, दैट इज़ वेदर द लॉ इज़ विद इन द पावर ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न्ड और नॉट। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इन टू द क्वेश्चन एंड द रीजनेबल सुटेबिलिटी और द पॉलिसी इम्प्लीकेशन। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला है कि सब्सटेंटिव ग्राउंड्स एंड द प्रोसीजरल ग्राउंड्स, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई एक लॉ बनाया गया है और उस लॉ के अगेंस्ट एक अपील फाइल हुई है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जब उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर कोई अपील डाली हुई है तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है दो चीज़ें चेक करेंगे। पहला कि जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने वो जो लॉ लेके आई है क्या वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसने जो भी प्रोसीजर फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग ही लॉ लेके आई है, यानी कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास क्या पावर थी उस लॉ को लाने की, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मतलब भी बता रखा है कि जो सब्सटेंटिव क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है कि द लॉ इन विच इज़ विद इन द पावर ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न्ड और नॉट, यानी कि वो जो लॉ लाया जा रहा है या फिर वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया जा रहा है उसको लाने के लिए क्या उस अथॉरिटी के पास वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पावर है। तो अगर वो पावर है तो कहीं ना कहीं सही माना जाएगा, अगर पावर नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं कि वो जो लॉ लाया गया है वो एक फेडरल सब्जेक्ट के ऊपर है, बट वो लॉ कौन ला रही है, स्टेट, यानी वहाँ की जो स्टेट है अमेरिका की। तो वो देखा जाएगा कि जो वो पर्टिकुलर लॉ है वो जो सब्जेक्ट है वो फेडरल से रिलेटेड है, बट स्टेट जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पास अथॉरिटी नहीं है ना। स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ ला सकती हैं, सेंटर के नहीं। तो इस तरीके से मेन चीज़ चेक करनी होती है कि जो लॉ बना रही है, या फिर हम प्रेसिडेंट की ही बात कर लें कि अगर प्रेसिडेंट मान लो कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं तो क्या प्रेसिडेंट के पास अंडर दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर है उस पर्टिकुलर ऑर्डर को लाने की या नहीं, तो वो चेक किया जाएगा। तो वो किसके अंडर आता है, आपका सब्सटेंटिव ग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजरल ग्राउंड की। तो यहाँ पे बेसिकली ये चेक किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर लॉ लेके आए हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स किस तरीके से हैं, यानी कि अगर वो पर्टिकुलर लॉ जो लाया गया है वो रीज़नेबल है, ठीक है, वो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को या फिर किसी के भी राइट्स को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है,
तो उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स को, यानी उसको उस लॉ के लाने के बाद किस तरीके से वो सोसाइटी में इम्पैक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर लॉ, वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको चेक किया जाता है। तो जब ये चीज़ वो चेक कर रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका की जो जुडिशियल रिव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही ऐसा है, प्रोसेस ऑफ लॉ ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं लॉ की वैलिडिटी को तो चेक कर ही रहा है, बट उसके आने से जो आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं उनको भी चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आफ्टर इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, जो वहाँ के लोग हैं, जनता है, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को भी साथ ही साथ ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जो लॉ लेके आ रही है वो अपने फ़ायदे के लिए लॉ लेके आ जाए, बट उसका नुकसान देखने को मिले कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लॉ से अगर परेशान हो रहे हों, उनका राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर लॉ पे जो है जुडिशियल रिव्यू करेगी। सिमिलरली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है जैसा कि मैंने बताया था, फॉलो किया जाता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। यानी अगर हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रहे हैं तो यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करेगी, वो है सब्सटैंटिव ग्राउंड को, ठीक है। सब्सटैंटिव ग्राउंड पे वो ये चेक करेगी कि जो पर्टिकुलर लॉ लाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या उनके पास पावर थी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर मतलब पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो लॉ ला सकते हैं। तो वो चेक करने का काम हमारी इंडियन जुडिशरी का है। बट एक चीज़ जो चेक नहीं करती है वो है प्रोसीजरल ग्राउंड को, यानी कि जो आफ्टर इफेक्ट जो होने वाले हैं उस पर्टिकुलर लॉ के, वो चेक नहीं किया जाता है, जिस बेसिस पे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी हमारी जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं नैरो है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू के पास पावर ज़्यादा आ जाती है चीज़ों को चेक करने की, है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ से क्लियर हो गई कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ डिटरमाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, ठीक है, एंड इट एग्जामिन ओनली द सब्सटैंटिव क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना ओनली सब्सटैंटिव क्वेश्चन को ही चेक करेगा कि वेदर जो लॉ जो लाया गया है वो पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास पावर थी उस पर्टिकुलर लॉ को लाने की, एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ द रीजनेबलनेस एंड सूटेबिलिटी एंड द पॉलिसी इम्प्लीकेशन, यानी उस पर्टिकुलर लॉ को लाने के बाद उस पर्टिकुलर लॉ को पहले तो क्यों लाया गया है, क्या उसके पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, सोसाइटी में उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, क्या उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होगी, वो क्वेश्चन मतलब वो कहीं ना कहीं चेक नहीं करेगी हमारी जुडिशरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फार्म लॉज की, ठीक है, जब वो आए थे तो फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे जैसे हमारा मान लेते हो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो अगर स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो सेंटर किस तरीके से जो है स्टेट लिस्ट के मैटर पे जो है बेसिकली लॉ लेके आ सकती है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी, और देखने को मिला था कि केरला ने जो है बेसिकली केस भी किया था सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के, इस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट में, कि सेंटर के पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो फार्म बिल्स के ऊपर जो है इस तरह का लॉ लेके आ सके, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करना था इसमें कि क्या सच में जो सेंटर जो लॉ लेके आई है, वो जो लॉ बनाया गया है वो स्टेट लिस्ट में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके तहत लेके आई है, या फिर जो सेंटर और स्टेट का जो जो स्टेट के जो इंटर कॉमर्स होता है, ठीक है, वो भी पार्ट होता है, ठीक है, उसके तहत उसने जो है फार्म बिल्स को लेके आई है, वो चेक करना है। अगर बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अगर चेक कर लिया जाता है तो उस बेसिस पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि नहीं जो लॉ लेके आई हैं वो ठीक है, बट ये चेक नहीं करेगी वो कि उसको उस पर्टिकुलर लॉ को लाने से जो हमारे फार्मर्स हैं किस तरीके से उनको वो इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी जो फार्मर्स ने जिस तरह से स्ट्राइक करी थी, जिस तरह से उन्होंने जो है अपना क्रिटिसिज्म किया था इस पर्टिकुलर लॉ का, तो वो क्रिटिसिज्म जो है पहले नहीं चेक किया गया, ठीक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो चेक करने का काम हमारी जुडिशरी का नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बोला गया है कि द एक्सरसाइज ऑफ वाइड पावर जुडिशियल रिव्यू बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इन द नेचर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ clause has made the
critics to describe it as a third chamber of the legislature, a super legislature and the arbiter of the social policy and so on. यानी कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इतनी ज़्यादा वाइड है कि बहुत सारे जो क्रिटिसाइज़र है, क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू है वो थर्ड चैम्बर है लेजिस्लेचर का। ठीक है, देखो एक तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर अमेरिका में उनके पास पावर है कि वो लॉ ला सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास है कि वो एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, बट जो जुडिशरी है उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर को उन्होंने थर्ड चैम्बर बना दिया लेजिस्लेचर का, कि आप कि भले ही अमेरिका में जो उनका लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लेके आ जाए, अमेरिका के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव है कोई भी ऑर्डर निकाल के ले जाए, बट वो पर्टिकुलर लॉ या ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से सही नहीं बैठता है तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, तो इसको सुपर लेजिस्लेचर भी कहा गया कि लेजिस्लेचर से भी बड़ा है कौन, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो दिस अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज ऑल्सो रिकोगनाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में। रिकोगनाइज तो किया हुआ है बट एक लिमिटेड एक्सटेंट में, मतलब हमारे पास भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर है, हमारी जुडिशरी के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, बट इतना वाइड पावर जो है नहीं दे रखा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉट डू वी फुली फॉलो द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अमेरिका का जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है और जो आपका ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है कि ना ही हमने अपने पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा है, इसके बजाय हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा है, ना ही हमने जुडिशरी को इतना ज़्यादा वाइड स्कोप दे दिया है जुडिशियल रिव्यू का, बट एक लिमिटेड वे में स्कोप दे रखा है। ठीक है, there are many limitations on the sovereignty of the parliament in our country, like the written character of the constitution, the federalism with division of power देखने को मिलेगा, the fundamental rights of judicial review है। in effect what exists in India is a synthesis of both, यानी दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, थोड़ा चीज़ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा, थोड़ा सा ब्रिटेन का। दैट इज़ द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इनके बीच में कहीं ना कहीं इंडियन सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कवर कर लिया है। देन आपका लास्ट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले आर्टिकल 31B सेव्स द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द contravention of any fundamental right. Article 31B along with 9th schedule was added by the first Constitution Amendment Act 1951. तो बेसिकली हुआ क्या था, अगर हम इसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करें तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट थी कहीं ना कहीं चाहती थी इक्वालिटी लेकर आना, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले जो हमारे ज़मींदार थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स हुआ करते थे। ठीक है, और जो बाकी के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा लैंडलेस थे क्योंकि उनकी ज़मीनें हड़प ली थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे ऐसे कानून लेके आए कि अगर आप इतना टैक्स नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन जो है ज़मींदार छीन लेंगे, तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, तो जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन हुआ करती थी वो भी बेचारे टैक्स के चक्कर में अपनी ज़मीन खो बैठे। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर इक्वालिटी लाना चाहती थी तो उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आए जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, ज़मींदार की जो लैंड्स थे कहीं ना कहीं उनको छीन कर गरीबों में बांटना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि उस समय जो है राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जितने भी ज़मींदार थे या फिर जो जितने भी रिच पर्सन्स थे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास चले गई कि भाई जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से कानून लाकर हमारे जो राइट्स है कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का राइट है वो कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश कर रही है। तो उस तहत हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1951 में, जिसके तहत बेसिकली ये कहा गया कि जो आर्टिकल 31B है वो सारे एक्ट और रेगुलेशंस जो भी लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उन पर्टिकुलर एक्ट को जब 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है तो जैसे ही वो पर्टिकुलर एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर आ जाएंगे तो उस पर्टिकुलर एक्ट या फिर रेगुलेशंस पे जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा और ना ही उनको इनवैलिडेट किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर जो है लॉ जो है कि वो किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट की बात की जा रही थी उस समय राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ओरिजिनली इन 1951 में जब ये आया था
तो 9th शेड्यूल कंटेन ओनली 13 एक्ट एंड रेगुलेशंस, यानी सिर्फ उस समय 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस थी। बट एट प्रेजेंट अगर 2016 की हम बात करें तो कम से कम 282 एक्ट्स और रेगुलेशंस ऐसे हैं जो अभी वहाँ पे आपको 9th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 9th शेड्यूल को बनाने का मेन पर्पस गवर्नमेंट का यही था कि अगर हम ऐसा कोई लॉ बना दें जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट का अगर नुकसान हो रहा है, भले ही वो हम उसको नुकसान हो रहा है, बट अगर हम उसको 9th शेड्यूल के अंदर डालते हैं तो जुडिशरी भी यहाँ पे हमें कुछ नहीं कह पाएंगी। तो ये सोच के कहीं ना कहीं वो 9th शेड्यूल बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि ऑफ दीज एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील विद द लैंड रिफॉर्म से डील करती थी, जैसे कि हमने बात की, एंड द एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, क्योंकि उस समय ये एबॉलिश कर दिया गया था। देन दैट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा विच डील विद द अदर मैटर्स, ठीक है। दो द लास्ट एंट्रीज नंबर्ड इज़ 284 है, यानी कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर देखेंगे तो लास्ट एंट्री अगर देखी जाए इस पर्टिकुलर लॉ एक्ट या रेगुलेशंस की वो 284 है। एंड टोटल उस 9th शेड्यूल के अंदर 284 है ऐसा बोला जाता है, बट द एक्चुअल नंबर जो है 282 ही है। दिस इज़ बिकॉज जो 3 एंट्रीज़ हैं 87, 92 और 130 इसको डिलीट कर दिया गया है। एंड 1 एंट्री जो थी, ठीक है, 1 एंट्री इज़ नंबर्ड एज 257A, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्चुअली नंबर जो है आपको 282 देखने को मिलेगा। इतने एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल के अंदर अभी भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाया और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 9th शेड्यूल के अंदर वो पर्टिकुलर एक्ट और रेगुलेशन को डालती चली गई। बट देखने को ये मिला कि हाउएवर इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट जो डिलीवर किया था IR कोहलो केस 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने रूल दैट देयर कुड बी नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल, यानी 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज डाल रहे हो उनको प्रोटेक्शन तो दी जा रही है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो दी जा रही है इसलिए डाला जा रहा है, बट उस प्रोटेक्शन के नाम पे ये नहीं कर सकते कि उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी जाए जुडिशियल रिव्यू की। बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा बेसिकली करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी से कहीं ना कहीं रोका गया है कि उन पर्टिकुलर चीज़ों का जो कहीं ना कहीं अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अगर वॉयलेट हो रहा है तब जुडिशियल रिव्यू उन पर्टिकुलर लॉज का, उन पर्टिकुलर एक्ट का भी होगा जो 9th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर द 9th शेड्यूल, यानी कि क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, तो ऐसा कोई भी लॉ जो आप ला रहे हो 9th शेड्यूल में डाल रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इस पावर का यूज़ करके कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी उन लॉज को भी रिव्यू कर सकती थी, उन लॉज को भी चेक कर सकती थी जो कि 9th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे थे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। It said that the laws placed under the 9th schedule after the 24th April 1973 are open to challenge in a court if they violated the fundamental rights guaranteed under the Article 14, 15, 19 and 21 or the basic structure of the Constitution. यानी कि हम कह सकते हैं एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर दी है 24 अप्रैल 1973। तो यानी कि जैसे कि हम जानते हैं 1950 में ये पर्टिकुलर 9th शेड्यूल आया गया, तो 1950 से लेकर 1973 मतलब 23 अप्रैल 1973 तक जो भी लॉज उसमें हैं वो पर्टिकुलर लॉज को चेक नहीं किया जाएगा, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है तो वो पर्टिकुलर लॉ जो है चैलेंज किया जा सकता है अगर वो पर्टिकुलर लॉ वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ अंडर आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी को वॉयलेट कर रहा है, 15 को वॉयलेट कर रहा है। आर्टिकल 15 जो कि बेसिकली बात करता है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन्स के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और 19 जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करता है और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये 4 जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये और बेसिक स्ट्रक्चर, अगर ऐसा कोई भी लॉ जो सरकार लेके आ रही है वो इन 4 फंडामेंटल राइट में से किसी भी एक फंडामेंटल राइट को या फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो टाइम टू टाइम जुडिशरी बेसिकली डिसाइड करती है, तो उनको अगर वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उन पर्टिकुलर लॉज पे भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। इट वॉज ऑन अप्रैल 24, 1973 दैट द सुप्रीम कोर्ट
first pronounced the doctrine of basic structure or basic feature of the constitution in its landmark judgment verdict in the केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरीके से वहाँ पे अगेन वही लैंड रिफॉर्म्स के बेसिस पे जो केशवानंद है उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, तो भले ही वो अपना केस हार गए थे बट एक लैंडमार्क कह सकते वर्डिक्ट यहाँ से निकल के आया था। वो क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी ने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दी थी। तो ये जो डेट हमने चूज़ करी वो इसलिए चूज़ करी है बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट में बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोपाउंड किया था हमारी जुडिशरी ने। दैट्स वाई इस डेट को बेसिकली एक कह सकते मान के इसके बाद के जितने भी लॉज होंगे उन पे जो है जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, अगर वो वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर को। देन यहाँ पे बोला गया है कि वाइल डिलीवरिंग द अबव जजमेंट, जब ये दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड फ्लोइंग कंक्लूजन्स उसने निकाला था, तो ये कंक्लूजन समझना ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट ज़रूर आएगा कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ है अब वो लेके आ रही है सरकार, तो कैसे चेक करे कि वो फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रही है, कैसे चेक करें। तो वो जो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना टेस्टिंग का जो तरीका है वो कैसे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ लॉ that abrogates or abridges the right guaranteed by the part 3rd of the constitution may violate the basic structure doctrine or may not, if former is the consequence of a law whether by amendment of any part of the part 3 article of the part 3 or insertion of any इंसर्शन इन दी 9th शेड्यूल। मतलब वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर मान लो कोई भी लॉ आता है, अगर फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं एब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप कोई बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो, देन उस पर्टिकुलर एक्ट को या फिर रेगुलेशन को आप 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे सच लॉ विल हैव टू बी इनवैलिडेट कर दिया जाएगा कि वो इनवैलिड है इन दी एक्साइज जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट अपने यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू पावर का यूज़ करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द 9th शेड्यूल लॉज ऑन द टच स्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन बी एडजस्ड बाय दी अप्लाई द डायरेक्ट इम्पैक्ट और द इफेक्ट टेस्ट। तो जिस टेस्ट की मैं बात करी थी वो यही है कि यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट टेस्ट को बेसिकली देखा जाएगा, दैट इज़ द राइट टेस्ट को, विच मीन्स द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट फैक्टर बट द कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ वुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि वो पर्टिकुलर लॉ कितना वैलिड है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट जो है, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट ये जो है, और साथ ही साथ ये जो राइट टेस्ट है, ये बेसिकली दो मेथड है जुडिशियल रिव्यू के, जिसके थ्रू जो है हमारी जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू कर पाती है उन पर्टिकुलर एक्ट्स का जो 9th शेड्यूल में रखे हुए हैं, ठीक है, सब में अप्लाई नहीं होगा, उन्हीं पर्टिकुलर लॉ का, उन्हीं पर्टिकुलर रेगुलेशंस का जो 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है, उनको चेक करने के लिए वो कितना वैलिड है, उसको चेक करने का जो मेथड है वो दो मेथड वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट और दूसरा है राइट टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट की। तो ये टेस्ट बेसिकली ये चेक करेगा कि वेदर अ लॉ हैज़ अ डायरेक्ट एंड इनएविटेबल इम्पैक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो उसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इस फॉर्म ऑब्जेक्ट और पर्पस, भले उसका पर्पस क्या हो वो डजेंट मैटर, बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में, जैसे कि हमने बात करी कि उस पर्टिकुलर एक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर लॉ को जो है बेसिकली इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। तो वही हम बात करें कि डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट टेस्ट जो है बेसिकली चेक करेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं वॉयलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर राइट टेस्ट की हम बात करें तो ये देखेगा कि वो जो पर्टिकुलर लॉ लाया जा रहा है क्या वो किसी फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे सिटीजन को उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के। देखो सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। कुछ ही ऐसे फंडामेंटल राइट है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है बाय द जुडिशरी, ठीक है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, फिर भी उन फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई लॉ लेके आके और उस पर्टिकुलर लॉ को आप 9th शेड्यूल में भी डाल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर एक्ट को जो है कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। अब मेन डाउट आपके माइंड में ये आ रहा होगा
कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही था, सबसे पहले आपका आर्टिकल नंबर 14 है, 15, 19 हो गया, 21 हो गया, इसके अलावा आर्टिकल 32 हो गया जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी इनको अगर गवर्नमेंट किसी भी लॉ को बनाकर या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें अमेंड करके अगर इन राइट्स को छीनने की कोशिश करेगी तो भाई जुडिशियल रिव्यू होगा, भले वो एक्ट 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाला जा रहा। अब ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं बट वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो कौन से फंडामेंटल राइट है? पहला आर्टिकल नंबर 31A, ठीक है, जो कि बात करता है वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन लॉ रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31B जो कि बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इंसर्टेड इन द 9th शेड्यूल। देन आपका आर्टिकल 31C है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर एक्ट डिटेल्ड में जो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट में डिस्कस कर ली हैं, इसके अंदर के एक एक प्रोविज़न को हमने डिटेल्ड में देखा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाके फंडामेंटल राइट की जो वीडियो है वहाँ पे जाके इन पर्टिकुलर आर्टिकल को समझ सकते हो। आर्टिकल 31A क्या है, B और C क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट टेस्ट और राइट टेस्ट बेसिकली क्या है। ठीक है, देन यहाँ पे बोला गया है द मेजॉरिटी जजमेंट इन दी केशवानंद भारती केस रीड विद द इंदिरा गांधी केस रिक्वायर द वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू बी जज ऑन इट्स ओन मेरिट। यानी जो भी पर्टिकुलर लॉ या एक्ट लेके आया जाएगा उनके उस पर्टिकुलर लॉ को मतलब कह सकते हैं सेपरेटली देखा जाएगा कि उसके खुद के उस समय मेरिट्स क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर लॉ के क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है, उसको चेक किया जाएगा जो भी आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हो। ठीक है, द एक्चुअल इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लॉ ऑन द राइट guaranteed under the part 3 has to be taken into account for determining whether or not it destroy the basic structure. The impact test would determine the validity of the challenge. ठीक है, वही चीज़ बोली गई है। Then all the amendments of the to the constitution made on and after the 24th April 1973 by which the 9th schedule is amended by inclusion of various laws therein shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the constitution as reflected in the article 21 read with 14, 19 and the principle underlining them। यानी इन आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल नंबर 14 हो गया, 21 हो गया, 19, इसको तो इनके थ्रू तो चेक किया जाएगा ही कि वो पर्टिकुलर लॉ जो लाया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट को नुकसान कितना पहुंचा रहा है, तो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के थ्रू चेक किया जाएगा। बट इसके अलावा हमारी जुडिशरी चाहे तो और भी किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू चेक कर सकती है कि जो लॉ लाया जा रहा है क्या वो किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या वो किसी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। टू पुट इट डिफरेंटली, इवन दो एन एक्ट इज पुट इन द 9th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट्स प्रोविजन वुड बी ओपन टू अटैक। भले वो 9th शेड्यूल को आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, जो कि हमने देखा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया है, बट उसके प्रोविजन जो है ओपन है कि आप उसको बेसिकली चेक कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट कि वो डिस्ट्रॉय और डैमेज तो नहीं करे बेसिक स्ट्रक्चर को। इफ़ द फंडामेंटल राइट और द राइट्स टेकन अवे और एब्रोगेटेड पर्टेन्स और पर्टेनिंग इन द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब वही है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ बार बार बोलने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी लॉ कोई भी रेगुलेशंस अगर 9th शेड्यूल में डाला जाएगा उसको चेक किया जाएगा दो बेसिस पे। पहला कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो टाइम टू टाइम जुडिशरी ने अभी तक बता के रखा हुआ है। ठीक है, एंड आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि देखो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा इवॉल्विंग टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगा क्या क्या चीज़ें नहीं आएगा वो जुडिशरी ही डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो अभी तक जो जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एटलीस्ट उनको तो गवर्नमेंट जानती है ना, तो उसको ध्यान में रखें जब भी वो पर्टिकुलर लॉ बना रही हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि जो फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के उनको बेसिकली नुकसान ना पहुँचे ऐसा कोई लॉ तो ना ही लेके आएँ। ठीक है, देन बोला गया है कि जस्टिफिकेशन फॉर कन्फर्मिंग द प्रोटेक्शन नॉट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ऑन द लॉज इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट shall be a matter of constitution adjudication by examining the nature and extent of infraction of fundamental right by a statute sought to be constitutionally protected and on the touchstone of the basic structure doctrine as reflected in Article 21 read with Article 14 and 19 by application to the right test and the essence of the right test taking a synoptic view of the articles in part 3 as held in the Indira Gandhi case applying the above test to the 9th schedule laws. If the infraction affect the basic structure then such a law and laws will not get the protection of the 9th schedule। ठीक है, वही चीज़ें बोली जा रही हैं।
आई होप अब आप क्लियरली इन वर्डिंग को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वाइल द ट्रायंगल अगर हम बात करें, ठीक है, एक तरफ आपका आर्टिकल नंबर 21 है, एक तरफ 14 और एक तरफ 19 है, इज साउट टू बी एलिमिनेटेड नॉट ओनली द एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट बट ऑल्सो द राइट टेस्ट हैज़ टू बी अप्लाई। देर इज ऑल्सो अ डिफरेंस है बिटवीन द राइट टेस्ट एंड द एसेंस ऑफ राइट टेस्ट। बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। वेदर इन कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मिंग द लिमिटेड पावर ऑफ द अमेंडमेंट एंड entire chapter is made is inapplicable. The essence of the right test as applied in the Nagraj case will have no applicability. In such a situation, to judge the validity of the law, it is the right test which is more appropriate है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि if the validity of the 9th schedule law has already been upheld by his court, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ लाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और उसको ला के 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है और उसकी वैलिडिटी ऑलरेडी अपहेल्ड कर दी गई है कोर्ट में, तो इट वुड नॉट बीन ओपन टू चैलेंज सच लॉ अगेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिक्लेयर्ड बाय द जजमेंट। यानी कि एक बार ऑलरेडी जुडिशरी ने उसको खोल के हर एक चीज़ खंगाल के हर एक चीज़ चेक करके कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा, फंडामेंटल राइट को पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा, तो इस चीज़ पे ऑलरेडी उसको चेक कर दिया गया है, तो बाद में जाके आप फिर से उस पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते अगेन इस बेसिस पे कि इस जजमेंट पे हमने ये देखा है तो इसको फिर से जो है चैलेंज कर दिया जाएगा नहीं। एक बार आपने चैलेंज करके एक बार आपने वर्डिक्ट दे दिया है कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ जो हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया है ना ही वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है ना ही फंडामेंटल राइट को पहुंचा रहा है, तो यानी वो एक्ट कहीं ना कहीं वैलिड है, ठीक है। बार बार आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते उसकी वैलिडिटी पे। हाउएवर इफ अ लॉ held to be violative of any right in part 3 is subsequently incorporated in the 9th schedule after the 24th 1973, such a violation infraction shall be open to challenge on the ground that it destroy or damages the basic structure as indicated in article 21, read with article 40, 90 and the principle of underlining them, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ इस पूरे समराइज़ करने की कोशिश करूँ, जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये होगा कि सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1973 ये कट ऑफ डेट है। इस डेट के बाद कोई भी लॉ कोई भी रेगुलेशन कुछ भी एक्ट अगर लेके आ रही है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उस पर्टिकुलर लॉ को जो लाया जा रहा है इस बेसिस पे चैलेंज किया जाएगा। एक तो आपका इम्पैक्ट टेस्ट होगा, इफेक्ट टेस्ट होगा जहाँ पे देखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, एक तरफ राइट टेस्ट होगा जो देखेगा कि फंडामेंटल राइट को नुकसान ना पहुँचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इन दो बेसिस पे बेसिकली चेक किया जाएगा। अगर वो दोनों ही केसेस पे अगर वो पर्टिकुलर लॉ खड़ा नहीं उतरा तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। अगर खड़ा उतर जाता है यानी वो पर्टिकुलर लॉ जो है ना ही बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है ना ही फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी गई है उन पर्टिकुलर एक्ट्स को जो कि 9th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से पसंद आया है तो आप प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जुडिशियल एक्टिविज़म को स्टार्ट करेंगे कि आज जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है, ओके।